11 सितंबर 2001 एक ऐसा खौफनाक दिन जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। आज इस खौफनाक हादसे को हुए तकरीबन 24 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज के दिन तक ये खौफनाक मंजर लोगों के दिमाग में मौजूद है। आज के दिन हम बात करते हैं 9/11 अटैक की। हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फो की दुकान। Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. Now this is what it looked like moments ago. 11 सितंबर 2001 सुबह का वक्त था। अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 11 बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और इसको जाना था लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इस फ्लाइट में टोटल 92 लोग मौजूद थे, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स थे और 81 पैसेंजर्स थे। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के 15 मिनट बाद मालूम होता है कि इन 81 पैसेंजर्स में से 5 हाईजैकर्स हैं। ये हाईजैकर्स फ्लाइट के टेक ऑफ होने के ठीक 15 मिनट बाद प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। ये हाईजैकर्स पैसेंजर्स को डराते धमकाते हैं और जबरदस्ती कॉकपिट में एंटर हो जाते हैं। इनमें से एक हाईजैकर, जिसकी पहचान मोहम्मद अता के नाम से है, ये एज अ पायलट ट्रेंड था और इसका ताल्लुक इजिप्ट से था। ये पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल लेता है और प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ उड़ाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त अमेरिका की बहुत ही मॉन्यूमेंटल और हिस्टोरिक बिल्डिंग थी और एक वक्त में ये दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग्स हुआ करती थी। खैर, ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में जा टकराता है। Well, what is that? Somebody hit the World Trade Center or the... It's a trade Yes, the center. World Trade Center. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. ये खौफनाक वाकया होता है सुबह के 8:46 पर। जब ये खबर उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश तक पहुंचती है तो उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। उनका कहना था कि पायलट को कोई हार्ट अटैक वगैरह आया होगा, जिसकी वजह से ये प्लेन बिल्डिंग में क्रैश कर गया। It appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. इस वाकये के तकरीबन 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक कर लिया गया और वो भी 5 हाईजैकर्स की तरफ से। इस फ्लाइट में भी हाईजैकर्स ने पायलट से कंट्रोल लिया और खुद प्लेन का कंट्रोल संभाल लिया। इस प्लेन में भी 51 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। सिर्फ 17 मिनट बाद हाईजैकर्स प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउदर्न टावर में क्रैश कर देते हैं। दूसरा क्रैश दूसरे टावर में। इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एक स्कूल के क्लासरूम में मौजूद थे, सेकंड क्लास के बच्चों के साथ। वो एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है पेट गोट। इस वक्त प्रेसिडेंट के चीफ स्टाफ क्लासरूम में एंटर होते हैं और आहिस्ता से उनके कान में कहते हैं, अमेरिका इज अंडर अटैक। ये सुनने के बाद भी जॉर्ज बुश क्लासरूम में बैठे रहते हैं। वो अपनी रीडिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं और ये एक्सरसाइज अगले 7 मिनट तक चलती रहती है। बच्चों के साथ बातें करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं और बच्चों को कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। ये 7 मिनट बहुत ही क्रिटिकल थे क्योंकि इन्हीं 7 मिनटों में पूरी दुनिया में यह खबर फैल चुकी थी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 प्लेन क्रैश हुए हैं। दूसरा प्लेन क्रैश करने के बाद खबर आती है कि 2 मजीद प्लेन हाईजैक हो चुके हैं। एक है अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 जिसने वाशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और इसकी डेस्टिनेशन थी लॉस एंजलिस, जिसको 5 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया। दूसरी फ्लाइट थी यूनाइटेड एयरलाइन 93 जिसने न्यू जर्सी से टेक ऑफ किया और इसकी डेस्टिनेशन थी कैलिफोर्निया, जिसको 4 हाईजैकर्स की तरफ से हाईजैक कर लिया गया। इन दोनों फ्लाइट्स को अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन डीसी की तरफ टर्न कर दिया जाता है। दोस्तों, वाशिंगटन डीसी से थोड़ा ही दूर अमेरिकन डिपार्टमेंट की डिफेंस बिल्डिंग है जिसको बोला जाता है पेंटागन। फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स पेंटागन की तरफ टर्न करते हैं और इसको क्रैश कर दिया जाता है पेंटागन की बिल्डिंग पर। Oh my goodness. We're looking at a live picture from Washington and there is smoke pouring out of the Pentagon. It would appear that there has been another major explosion, this one in the nation's capital.
इस वक्त तक अमेरिकन एयर स्पेस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था और जितने भी प्लेन्स एयर स्पेस में थे उनको फौरन ऑर्डर कर दिया गया कि अपने से नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएं। 9:37 पर यह तीसरा प्लेन पेंटागन की बिल्डिंग पर क्रैश कर गया, जिसकी वजह से बिल्डिंग का ज्यादातर हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया और दूसरी जानिब साउथ टावर में क्रैश की वजह से आग भड़क उठी। आग की वजह से और क्रैश की वजह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमजोर पड़ गया और पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई और देखते ही देखते नीचे गिर गई। 9:30 this morning. And this is the collapse. We're showing you, this is the collapse, ladies and gentlemen, on videotape. The collapse that just happened. Unbelievable. इसी दरमियान फोर्थ हाईजैक्ड प्लेन यूनाइटेड एयरलाइन 93, इसके बारे में लोगों को डर लगने लगा कि हाईजैकर्स इसको कहां क्रैश करवाएंगे। इस बात का अंदाजा लगाया जाने लगा कि या तो ये प्लेन व्हाइट हाउस या फिर कांग्रेस की बिल्डिंग पर क्रैश करवाया जाएगा और ये दोनों बिल्डिंग्स अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। दूसरी तरफ जब प्लेन हाईजैक हुआ था, इसमें मौजूद पैसेंजर्स ने जब अपने फोन्स ऑन किए तो इनको अपने रिलेटिव्स की कॉल्स आने लगी और उन्होंने इनको बताया कि अमेरिका में क्या चल रहा है। 3 प्लेन्स अमेरिका में क्रैश हो चुके हैं। जल्द ही प्लेन में मौजूद तमाम मुसाफिरों को पता चल गया कि यहाँ क्या हो रहा है। प्लेन हाईजैक हो चुका है और ये भी दूसरे तीनों प्लेन्स की तरह कहीं क्रैश करवा दिया जाएगा। इनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो ये प्लेन को क्रैश होने देते या फिर हाईजैकर से लड़ने की हिम्मत करते। तो उन्होंने चुना दूसरा रास्ता, हाईजैकर से लड़ने का। यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 93 के पैसेंजर्स ने हाईजैकर से लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इससे आगे का मामला इतना ज्यादा क्लियर नहीं है कि आगे एग्जैक्टली हुआ क्या। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि पैसेंजर्स की बहादुरी की वजह से बहुत से लोगों की जानें बच गईं और ये प्लेन एक खाली जगह पर क्रैश लैंड कर गया। 10:28 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। इन तमाम एक्सीडेंट्स में टोटल 3000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं और 6000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। 9/11 का ये हमला इतना बड़ा था कि इस हमले के 100 दिन बाद तक न्यूयॉर्क में हर तरफ धूल ही धूल थी और इन तबाह हुई बिल्डिंग्स का मलबा साफ करने के लिए तकरीबन $1 बिलियन का खर्च आया। लेकिन फिर भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने से अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान न्यूयॉर्क में ही मौजूद दूसरी बिल्डिंग को हुआ, जिसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इन हमलों की वजह से अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करने लगी। कहा जाता है कि इन हमलों की वजह से अमेरिका को $1.4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। इन हमलों के कुछ ही दिन बाद जॉर्ज बुश आखिर पूरी दुनिया के सामने आए और सबको बताया कि इन हमलों के पीछे कोई मुल्क या कोई गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि ये टेररिस्ट अटैक था। इन अटैक्स में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी और वो थी अल-कायदा और उसका लीडर उसामा बिन लादेन, जो इस सब से बहुत दूर अफगानिस्तान में बैठा हुआ था। अब जब पूरी दुनिया इस सब का जिम्मेदार उसामा बिन लादेन को समझ रही थी तो उसामा बिन लादेन सामने आया और उसने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इन सब हमलों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इन हमलों के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान और स्कॉलर सामने आए और उन्होंने इन हमलों की मजम्मत की, क्योंकि इस्लाम बिल्कुल भी इस तरह के हमलों की इजाजत नहीं देता। और इन हमलों के बाद OIC, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी 9/11 के हमलों की मुखालफत की। उसामा बिन लादेन के इनकार करने के बाद अमेरिका ने सारा ब्लेम तालिबान पर डाल दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया कि वो अलकायदा के तमाम लीडर्स उसामा बिन लादेन को उनके हवाले कर दें, लेकिन अफगानिस्तान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अफगानिस्तान इससे कुछ ही साल पहले एक बहुत बड़ी सुपर पावर सोवियत यूनियन को 10 साल की जंग के बाद हरा चुका था और उसामा बिन लादेन ने उस जंग में अफगानिस्तान की मदद के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से अफगान लीडरशिप उसकी बहुत इज्जत करती थी। खैर, अफगानिस्तान हुकूमत ने अमेरिका की कोई भी बात ना मानी तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमले की प्लानिंग शुरू कर दी। इस जंग को रोकने के लिए तालिबान ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने अमेरिका को ऑफर की कि वो उसामा बिन लादेन को किसी थर्ड न्यूट्रल कंट्री के हवाले कर देते हैं, जो ना ही अमेरिका की सुने और ना ही अफगानिस्तान की और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कराए। लेकिन अमेरिका ने ये ऑफर भी कबूल ना की और 9/11 से 1 माह बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। जॉर्ज बुश ने इस जंग का नाम रखा वॉर ऑन टेरर। This crusade, this war on terror. और हर तरफ से अपनी फौज अफगानिस्तान में एंटर करा दी और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के खिलाफ सबसे ताकतवर अफगान था, अहमद शाह मसूद, अमेरिका ने उसकी आर्मी को फुल सपोर्ट किया और अमेरिका के प्लान के मुताबिक तालिबान को निकालकर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमेरिका की प्लानिंग अभी तक सही जा रही थी और 9/11 पर हमले के सिर्फ 3 महीने बाद ही अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अफगानिस्तान का कोई लीडर नहीं था। इसी वजह से अमेरिका ने अफगानिस्तान के नए लीडर की तलाश शुरू कर दी और जर्मनी
जर्मनी में एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने अफगान लीडर्स को भी बुलाया और यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए एक नया लीडर सिलेक्ट किया गया, हामिद करजई, जो बिल्कुल तालिबान के ऑपोजिट था। हामिद करजई को अमेरिका ने अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट बना दिया और इसकी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक नई फौज तैयार की और एक नई गवर्नमेंट बनाई। अगर आप अफगानिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो उन्होंने कभी भी बाहर से किसी लीडर को अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया। हामिद करजई की गवर्नमेंट इतनी करप्ट थी कि अफगान कौम कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। इसी तरह सब कुछ चलता रहा और यूं महसूस होता रहा कि तालिबान ये जंग हार चुके हैं। लेकिन 2003 में अमेरिका ने एक नई जंग शुरू की, इराक वॉर। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. जिससे अमेरिका का सारा फोकस अफगानिस्तान से हटकर इराक की तरफ चला गया। जब अमेरिका का फोकस अफगानिस्तान से हट गया तो तालिबान ने दोबारा रिग्रुपिंग करना शुरू कर दी और अमेरिकन फोर्सेस पर छोटे छोटे हमले करने लगे और आहिस्ता आहिस्ता तालिबान अमेरिका के खिलाफ इकट्ठे होने लगे। इससे पहले उसामा बिन लादेन ने 9/11 में मुलविस होने से इनकार किया था, लेकिन 2004 में यूएस इलेक्शन से पहले उसामा बिन लादेन की एक वीडियो सामने आई और अमेरिकन को वार्निंग भी दी कि वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। मतलब उसामा बिन लादेन ने 3 साल बाद 9/11 की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसके बाद जॉर्ज बुश दोबारा से अमेरिका की पॉलिटिक्स में इन हो गया और इलेक्शंस जीतने के बाद उसने दोबारा फौजें अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन के पीछे भेजी, लेकिन फिर भी 4 सालों बाद भी उसामा बिन लादेन मिल ना सका और ना ही अफगानिस्तान पर कब्जा हो सका और ना ही तालिबान खत्म हो सके। अफगानिस्तान की ये जंग जो सिर्फ चंद हफ्तों के लिए थी वो 9/11 के बाद 10 सालों तक जारी रही और अब अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बदल चुका था और आ चुका था बराक ओबामा। हमने इस जंग को कम करने की बजाय मजीद बढ़ा दिया, मजीद फौज अफगानिस्तान की तरफ भेजी और वहाँ पर अमेरिकन फौज की तादाद 1 लाख से भी बढ़ गई और उसके दौर में अमेरिका को उसामा बिन लादेन का सुराग भी मिला। इसको हमने इस दी गई वीडियो में डिस्कस किया है। उसामा बिन लादेन को खत्म करने के बाद अमेरिका जिस मिशन के लिए अफगानिस्तान आया था वो पूरा हो चुका था, अब उसे वापस चला जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अगले 10 सालों तक अफगानिस्तान में बैठा रहा क्योंकि दुनिया बहुत चेंज हो चुकी थी और अफगानिस्तान के बहुत ही करीब चाइना एक नई सुपर पावर बनने वाला था। तो चाइना को कंट्रोल रखने के लिए अमेरिका की इस एरिया में प्रेजेंस जरूरी थी। इसके अलावा अमेरिका की एक इंस्टीट्यूट ने अफगानिस्तान में रिसर्च की और उन्हें पता चला कि अफगानिस्तान की जमीन के नीचे जो मिनरल्स मौजूद हैं वो दुनिया के सबसे कीमती और रेयर मिनरल्स में से एक हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल लिथियम है, जिससे दुनिया की ऑलमोस्ट सारी बैटरीज तैयार होती हैं। अगर अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला जाता तो चाइना बहुत ही आसानी से इन मिनरल्स तक पहुंच जाता। अमेरिका की इतनी बड़ी फौज के बावजूद भी अफगानिस्तान में तालिबान की प्रेजेंस बढ़ती गई और फिर 20 सालों की जंग के बाद अमेरिका का एक नया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तालिबान गवर्नमेंट के साथ डील कर ली और अफगानिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौज निकालना शुरू कर दी और 20 साल की ट्रेनिंग के बावजूद भी अमेरिकन आर्मी तालिबान के सामने टिक ना सकी और अमेरिका के जाने के कुछ दिनों बाद ही तालिबान ने बगैर किसी लड़ाई के 20 सालों बाद अपने कैपिटल काबुल में दाखिल हुए। अफगानिस्तान की इस जंग को अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी समझा जाता है। 20 साल की लड़ाई के बावजूद भी अमेरिका ने तालिबान को कमजोर करने की बजाय मजीद ताकतवर बना दिया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।